Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I am going to take up your third chapter of national income, which is measurement of national income. So मैंने आपको दोनों चैप्टर दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का वीडियो करा दिया है, समझा दिया है. इफ यू हैवंट चेक्ड आउट माय वीडियो देन प्लीज काइंडली गो चेक दैट आउट. मैंने प्लेलिस्ट बना दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का एंड देन यू कम डाउन टू द थर्ड चैप्टर जहां पे हम लोग सीखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है एंड मैं आपको फर्स्ट मेथड का न्यूमेरिकल कराऊंगा. ठीक है, सो विदाउट एनी मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले इसमें हमें शुरू करना है अबाउट 3 फेजेस ऑफ इनकम. अभी तक जो भी हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. हमने क्या देखा कि इनकम जो होता है वो 3 फेज में यानी 3 हिस्सों में बटा हुआ है इनकम जनरेशन का प्रोसेस. सबसे पहले इनकम बनने के लिए आपको याद होगा थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, और नेशनल इनकम के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था दैट इनकम इज द आउटकम मींस रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी हमारे इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट होता है. ठीक है, सो इनकम इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो बोल के हमारा जो फेजेस है इनकम का वो 3 हिस्सा में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला फेज आता है आपका प्रोडक्शन फेज. ठीक है, वी हैव द प्रोडक्शन फेज या जिसको हम लोग जेनरेशन भी बोलते हैं. जेनरेशन फेज कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं यानी जनरेट होते हैं इकोनॉमी में. एंड जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमिक एंटिटीज है वो लोग इंटरैक्ट करते हैं, जिनमें बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज बोल के उन लोगों के हाथ में इनकम आता है. तो इसीलिए अगला फेज है इनकम फेज. ठीक है, नेक्स्ट फेज इज इनकम फेज जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंटरैक्शन होगा यानी हाउस होल्ड जब अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देगा, एंटरप्राइज देगा, तो उन फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में उन्हें इनकम मिलेगा बोल के वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो जनरेशन के बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन. एंड जब लोग के हाथ में इनकम आता है तो उसी इनकम को लोग यूज करते हैं स्पेंड करने के लिए, यानी कि तीसरा फेज बनता है इनकम का एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, एक्सपेंडिचर फेज जब लोग खर्चा करते हैं, और खर्चा किस चीज में करते हैं? प्रोडक्शन में ही खर्चा करते हैं. सो इस एक्सपेंडिचर को हम लोग डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं. डिस्पोजिशन फेज, जहां पे डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्पेंड करना, रुपीज अमाउंट को स्पेंड करना को डिस्पोजिशन बोला जाता है. तो ये बन गया आपका 3 फेजेस ऑफ इनकम. एंड क्योंकि 3 फेज है इनकम का, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के हमारा मेथड्स जो है, हमारा जो मेथड्स है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वो भी 3 तरीका में डिवाइडेड है. मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम वो भी 3 तरीका में डिवाइडेड है. पहला है आपका प्रोडक्शन मेथड, या जिसको आप नेट आउटपुट मेथड भी बोल सकते हो, या इसको आप पॉपुलरली नोन एज वैल्यू एडेड मेथड भी बोला जाता है. ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोल सकते हैं. दूसरा आता है जेनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम फेज बोल के दूसरा मेथड इनकम मेथड है. एंड तीसरा डिस्पोजिशन है बोल के थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड. So there are 3 methods of measuring national income, which is your production method, income method and expenditure method. तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ध्यान से करिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में ऐसा है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है एंड आप उसको एक भी आपसे भूल चूक हो जाती है, गलत कुछ करके आ जाते हो, तो उसमें स्ट्रेट अवे देयर इज 0 on 4. बीच में कोई भी स्टेप मार्किंग या कुछ भी नहीं है. फाइनली टीचर सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे एंड फाइनल आंसर देखेंगे. अगर आपका आंसर होंगे तो फॉर्मूला के लिए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा.
बहुत बार दे देते हैं, बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देते हैं। तो प्लीज नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, गड़बड़ हो गया तो मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के साथ। मैं आपको सिखाऊंगा कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम बनाते कैसे है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के फर्स्ट पार्ट वीडियो में ही कन्वर्जन सिखाया है कि आप कोई भी एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कैसे जा सकते हो। अगर आपने वो नहीं किया है तो मेरा एडवाइस है कि आप पहले जाके उस वीडियो को देख के आइए, फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट को देख के आइए, एंड देन यू कम बैक टू मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड या इसको नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड और नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, नाउ इसमें कुछ स्टेप्स है नेशनल इनकम निकालने के। सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है, स्टेप 1, बेसिकली क्योंकि नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपने डेफिनेशन में सुना होगा, मैंने आपको बताया है बहुत बार कि नेशनल इनकम का कोई भी एग्रीगेट हमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बताता है। तो बेसिकली अगर हमारे इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, अगर उसका हम लोग टोटल वैल्यू ले ले, पूरा वैल्यू ले ले, तो क्या हमें हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश के अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, उन सबका अगर फाइनल वैल्यू को ऐड कर ले तो हमें हमारा ग्रॉस यानी सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी विद इन द कंट्री जो पैसा बन रहा है, राइट। एंड क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का डेटा निकालेंगे वो मार्केट प्राइस के डेटा से निकालेंगे, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उसके थ्रू निकालेंगे, बोल के हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होगा एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे एस्टिमेट कर सकते हो। नाउ देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट को एस्टिमेट करने के लिए यहां पे आपको सब में 3 टाइप की कैटेगरीज आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको एक सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आ सकता है। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में मतलब बेसिकली क्या करता है वो लोग, क्वेश्चन में आपको वो लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी दे देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख देंगे और बता देंगे कि प्राइमरी सेक्टर का गिवन है, सेकेंडरी सेक्टर का गिवन है एंड टर्शरी सेक्टर का गिवन है। तो बेसिकली आपको तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट को कुछ नहीं खाली ऐड कर देना है, तो आपको आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या एंड सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट दिया रहेगा, आपको बस उसको ऐड कर देना है, तो आपको आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। या तो फिर एक तरीका तो ये हुआ, या फिर दूसरा तरीका वो लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट को ब्रेक करके दे देता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को ब्रेक करके दे देगा। जैसे कि क्या दे देगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह दे देगा सेल्स। ठीक है, आपको दे देगा सेल्स कि इतना आउटपुट बिका है, तो सेल्स भी तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा, यानी जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक रहा है तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट ही कहलाएगा। बट मान लीजिए अगर मैंने 100 यूनिट बनाया एंड उसमें से सिर्फ 80 यूनिट्स बिका है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या खाली 80 आएगा? नहीं ना, जो रिमेनिंग स्टॉक है जो नहीं बिका है उसको भी तो कंसिडर करना पड़ेगा, बोल के वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी होता है। ठीक है, यानी जो अनसोल्ड स्टॉक लाइंग रहेगा उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड आई होप आपको पता है कि चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं। चेंज इन स्टॉक हम लोग निकालते हैं, अगर ना दिया हो क्वेश्चन में तो वी विल टेक द क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट देने का। नहीं तो फिर एक और तरीका हो सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कुड बी गिवन एज सेल्स की जगह वो लोग लिख देगा आपको डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, सेल्स की जगह आपको लिख देगा वो लोग डोमेस्टिक सेल्स। नाउ डोमेस्टिक का मतलब हो गया वो सेल्स जो विद इन द कंट्री बिका है। तो जरूरी थोड़ी है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बना रहे हो वो खाली विद इन द कंट्री ही बिके, हो सकता है वो तो अब्रॉड में भी जा रहा हो, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हो।
तो अगर आपको कीवर्ड डोमेस्टिक दे दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसके साथ डेफिनेटली आपको साथ में क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स का वैल्यू भी दिया रहेगा जिसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहां आ जाएगा प्लस एक्सपोर्ट्स भी। बट ध्यान दीजिएगा, अगर सेल्स दिया है और उसके साथ एक्सपोर्ट है, गलती से एक्सपोर्ट को ऐड मत कर दीजिएगा। ओनली व्हेन द कीवर्ड डोमेस्टिक सेल्स इज गिवन देन एक्सपोर्ट्स आर टू बी एडेड। एंड साथ में वापस से हम लोग ऐड करेंगे यहां पे चेंज इन स्टॉक को, चेंज इन स्टॉक को, तो हमें हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो मैं आपको हैशटैग लगा लो और लिख लो, exports are to be added in value of output, that is VOQ, when the keyword domestic is given in the question। ठीक है, when the keyword domestic is given in the question, अदरवाइज हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे उसको। आई होप दैट इज क्लियर। या फिर एक और तरीका क्या हो सकता है, बहुत बार सेल्स को भी वो लोग ब्रेक करके दे देता है। कभी कभार सेल्स की जगह वो लोग क्या लिख देगा, आपको प्राइस दे देगा इंस्टेड ऑफ गिविंग सेल्स, एंड आपको क्वांटिटी दे देगा। तो आप क्या कर सकते हो सेल्स निकालने के लिए, कुछ नहीं, खाली प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर कर दोगे तो आपका सेल्स आ जाएगा। क्योंकि सेल्स क्या है, जो दाम है कोई प्रोडक्ट का है, जितना यूनिट बिका है, तो वही हो जाएगा आपका सेल्स। तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। आई होप इतना आपको क्लियर है। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। स्टेप 1 है अपना एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। या तो वो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में हो सकता है कि आपको डेटा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के फॉर्म में दे दिया है, या तो फिर सेल्स के फॉर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, जिसमें आप सेल्स रहेगा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करोगे, या अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा तो उसमें एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करोगे। सो इट विल बी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक। Only when the keyword domestic is given, then sales are to be added, otherwise it is to be ignored। अगर डोमेस्टिक ना दिया रहे तो फिर इग्नोर कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट को ऐड मत करके आ जाइएगा। या फिर हो सकता है सेल्स प्राइस और क्वांटिटी के फॉर्म में दिया रहे, तो आप प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दोगे तो भी आपका सेल्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ वंस योर स्टेप 1 इज डन, स्टेप 1 इज डन, उसके बाद आएगा आपका स्टेप 2। स्टेप 2, step 2 is estimation of gross value added। आप बोल सकते हो estimation of gross value added at market price, और या फिर आप इसको GDP MP भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या GDP MP। तो GDP MP निकालने के लिए, GDP MP निकालने के लिए या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारा जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आया होगा, जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा VOQ होगा। अब आप खुद ही सोचिए कि हो सकता है कि प्राइमरी सेक्टर ने अगर कोई गुड बनाया है तो वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए एज एन इनपुट यूज हो रहा हो। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ने मान लीजिए आपका व्हीट ग्रेन्स उगाया है, कुछ ग्रेन्स फाइनल कंज्यूमर को बिका है, कुछ ग्रेन्स मिलर को बिका है, तो मिलर के लिए तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। एंड मैंने आपको डे 1 में ही कराया था कि नेशनल इनकम में हम लोग कोई भी वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड को नहीं कंसिडर करते हैं, अदरवाइज डबल काउंटिंग एरर हो जाता है। बोल के वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू दिया रहेगा जिसको आपको माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एज अ रॉ मटेरियल या एज एन इनपुट यूज हो रहा है इन द फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से तो हमारा GDP MP आ जाएगा। एंड जैसे ही हमें GDP MP मिल जाएगा उसके बाद आता है आपका स्टेप 3। स्टेप 3 इज एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि और कौन सा एग्रीगेट बोल सकते हो, NNPFC। मैंने आपको ऑलरेडी अपने एग्रीगेट्स वाले वीडियो में बता दिया है कि
जब भी नेशनल इनकम निकालने आएगा तो आपको एनएनपीएफसी निकालना है, एंड अगर डोमेस्टिक इनकम आएगा तो आपको एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज जाके, मेरा रिक्वेस्ट है, उसको देख के आइए, उसके बाद करिए, सीक्वेंस में पढ़ाई करिए नेशनल इनकम को। आप बीच बीच से कोई भी वीडियो उठा के देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हमने सीखा है ना कन्वर्जन में, कि यहां आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप कर रहे हो कैलकुलेट एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी एमपी, राइट। तो हमें कन्वर्जन करना तो आता है, तो कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। क्या निकालना है, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू किससे निकालना है, जीडीपी एमपी से, राइट। तो हमें जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे आना है। तो हमने क्या सीखा है कि जब भी ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन कर देंगे। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे आ रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं तो कर देंगे प्लस एनएफवाईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर नेट फैक्टर इनकम आपका अब फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो, एनएफवाईए ना दिया हो, तो वहां पे क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया रहेगा एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया रहेगा। आप दोनों को माइनस कर दोगे तो एनएफआईए आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, एनएफआईए विल बी योर फैक्टर इनकम फ्रॉम के नाम से हो सकता है या फिर रिसीव्ड के नाम से भी हो सकता है, माइनस फैक्टर इनकम पेड के नाम से हो सकता है या टू के नाम से हो सकता है। ठीक है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड या फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू, कुछ भी नाम से हो सकता है। आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका एनएफआई आ जाएगा। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे तो प्लस एनएफआई कर देंगे, एंड उसके बाद हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर जाएंगे तो माइनस एनआईटी हो जाएगा। ठीक है, माइनस एनआईटी हो जाएगा। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो प्लस एनएफआई किया, एमपी से एफसी पे आए तो माइनस एनआईटी किया, तो हो गया हमारा कन्वर्जन, एनएनपी एफसी निकल जाएगा जीडीपी एमपी से। आई होप दैट इज क्लियर। तो 3 स्टेप, पहला स्टेप होगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, दूसरा स्टेप होगा आप वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर माइनस करोगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा, एंड उससे जो भी एग्रीगेट या नेशनल इनकम अगर निकालने देता है, नेशनल इनकम के अलावा अगर कोई और एग्रीगेट भी दे देता है, सपोज कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी या एनडीपी एट एफसी या जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, तो आप कन्वर्जन करके हमेशा उसमें आ सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। प्लीज इन दोनों स्टेप्स का भी फोटो खींच लीजिए अगर आपको खींचना है। आप पूरा एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो जो लेने का है, एंड देन चलिए आपको मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल ऑन वैल्यू एडेड मेथड। न्यूमेरिकल ऑन वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला नंबर 1 मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट थिंग इज आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। स्टेप 1 इज वीओक्यू फाइंड करना है। स्टेप 2 इज जीडीपी एमपी निकालना है, एंड देन स्टेप 3 इज योर नेशनल इनकम या एनएनपी एफसी निकालना है। ठीक है, आ जाइए स्टार्ट करते, देखते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने फ्रैंक टेक्स्ट बुक से लिया है, एंड कुछ मैंने सीबीएसई का बुक से भी उठाया है, क्योंकि उनका न्यूमेरिकल हमारे से ज्यादा अच्छा होता है। तो आप उससे भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। नेशनल इनकम मतलब हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, पर्टिकुलर्स देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। देखिए मुझे फ्रैंक का है ना, यही सब हिसाब किताब समझ नहीं आता और अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन में उन्होंने ग्रॉस लिख दिया विच इज इनकरेक्ट। ग्रॉस तो हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होगा खाली एट मार्केट प्राइसेस विच इज 15,500। सो यहाँ पे जो बेसिकली आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो ऑलरेडी उन्होंने निकाल के दे दिया है। जो सेक्टोरल वाला है वो भी हम लोग करेंगे। तो बेसिकली हमें जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जीडीपी के लिए मैंने आपको बोला कि आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे, यानी कि 15,500 ले लो। 15,500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो दिया हुआ है 4,800, कितना आ जाएगा? आइए कैलकुलेट करते हैं। 15,500 माइनस 4,800 हो जाएगा 10,700। ठीक है, 10,700। और हमें बोला है नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम इज जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट पे आ रहे तो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे सो प्लस एनएफवाईए करेंगे, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं बोल के माइनस एनआईटी कर देंगे। तो यहां आ जाएगा जीडीपीएमपी का वैल्यू 10,700 माइनस डेप्रीसिएशन। कौन सा होगा इसमें? डेप्रीसिएशन होगा ये वाला, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं, या ये कभी कभार रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी आता है। तो इट मीन्स द सेम थिंग। आप इसका हिंदी मीनिंग डिकोड करो ना, फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट्स, एंड फिक्स्ड एसेट्स कंज्यूम हो रहे तो उसका वैल्यू लूज हो जाएगा, वेर एंड टेयर की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, तो बोल के कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही आपका डेप्रीसिएशन है। ठीक है, सो माइनस 1550 हो जाएगा डेप्रीसिएशन। उसके बाद प्लस एनएफआई आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है? 200। सो यहाँ प्लस 200 कर देंगे, और माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना दिया है? 750। सो माइनस 750। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है? 10,700 माइनस 1550 plus 200 and minus 750, it will be 8,600 rupees। 8,600 करोड़ लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका बहुत बार आधा या एक नंबर वो लोग काट देते हैं टीचर्स लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इन करोड़ दिया है, तो प्लीज एंश्योर टू राइट करोड़ इन दी एंड। एंड ये बन गया आपका पहला सम। आई होप दैट इज क्लियर। आइए दूसरा सम बनाते हैं। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है एनएनपीएफसी, यानी नेशनल इनकम निकालना है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। देखो यही जो सम है मैं बोल रहा हूं, ये सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, दिस इज सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ पे डेटा देखिए, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फॉर्म में दिया है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, डेटा ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो इट विल बी 200, 250 एंड 300। सो 200 प्लस 250 प्लस 300, तो ये हो जाएगा आपका 750। राइट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 750। उसके बाद हमें चाहिए जीडीपीएमपी। सो हम लोग जानते हैं कि जीडीपीएमपी निकलेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया है? 750 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी देखिए सेक्टोरल फॉर्म में दिया होगा। वैल्यू ऑफ देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का दिया है 50, सेकेंडरी सेक्टर का दिया है 60, टर्शरी सेक्टर का दिया है 60। सो 120 प्लस 50 170 हो जाएगा। तो मैं तीनों को ऐड कर दे रहा हूं, विच इज 170 टोटल। ठीक है, सो माइनस 170 कितना आएगा आपका? 750 माइनस 170 विल बी 580। ये आ जाएगा आपका 580। उसके बाद हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। सो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, सो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, सो प्लस एनएफवाईए करेंगे, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, सो माइनस एनआईटी कर देंगे। तो यहां आ जाएगा आपका 580 जो कि जीडीपीएमपी आया, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना दिया है? ये रहा दिया हुआ है 20, माइनस डेप्रीसिएशन इज 20। एनएफवाईए कितना दिया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 15 दिया है। सो ब्रैकेट में इसको माइनस 15 लिख लेंगे, एंड देन उसके बाद एनआईटी, एनआईटी दिया हुआ है आपका 25, सो माइनस 25। देखो सॉल्व करो कितना आ रहा है? 580 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 25, इट विल बी 520 करोड़। 520 CR इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सम।
आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ रहा है कैसे होगा, श्योर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली जीडीपी एमपी इज इक्वल टू वीओक्यू माइनस आईसी करके जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, तीनों को ब्रैकेट में डाल के आईसी माइनस आईसी का तीनों को ब्रैकेट में डाल के डायरेक्टली 580 निकाल के उसके बाद भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए थर्ड सम के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड नेशनल इनकम। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी निकालना है एमपी, एंड नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। ये भी हमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा डेटा को ऐसे छोटा कर लेता हूं ताकि एक साथ पूरा दिखाई दे। दिख रहा है अब? हाँ ठीक है, चलो तो आ जाओ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेगा, क्या निकालना है, जीडीपी एमपी एंड एनएनपीएफसी निकालना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी का डेटा। प्राइमरी का है 800, सेकेंडरी 200, टर्शरी 300। सो 800 प्लस 200 प्लस 300, 1100 प्लस ये 1300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1300। उसके बाद हमें चाहिए जीडीपी एमपी। सो हम लोग जानते हैं जीडीपी एमपी विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे। सो 1300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, इंटरमीडिएट इनपुट प्राइमरी का 400 दिया है, सेकेंडरी का 100 दिया है, इसका 50 दिया है, तो कितना आ जा रहा है, इन टोटल तीनों को मिला के 550 हो जा रहा है, ठीक है। 400 500 550, सो माइनस 550 कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 1300 माइनस 550 विल बी 750, 750। अब जीडीपी एमपी आ गया हमारा 750, एक आंसर तो मिल गया 750 सीआर, फर्स्ट आंसर। सेकंड हमें निकालना है एनएनपीएफसी। सो वी नो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, सो माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, सो प्लस एनएफवाईए, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, सो माइनस एनआईटी। तो क्या क्या आ जाएगा आपका 750 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया है, देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 10, सो 10 ले लेंगे हम लोग। उसके बाद प्लस एनएफआईए, एनएफआईए नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। रिसीव्ड कितना है 80, पेड कितना है 20, सो एनएफआईए कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60, 60 विल बी योर एनएफआईए, ठीक है। इट इज रिसीव्ड माइनस पेड, इट इज रिसीव्ड माइनस पेड, पेड माइनस रिसीव मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सो एनएफआई आ जाएगा 60 और माइनस एनआईटी कितना दिया हुआ है, एनआईटी नहीं दिया है तो हम लोग जानते हैं कि एनआईटी क्या होता है, एनआईटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, कन्वर्जन में मैंने आपको सिखाया था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है 50, सब्सिडी दिया है आपका 20, सो एनआईटी हो जाएगा 50 माइनस 20 विच इज 30, ठीक है। आईटी 50 है माइनस सब्सिडी इज 20, सो एनआईटी हो जाएगा 30, सो यहां कर देंगे माइनस 30। तो देखो कितना आ रहा है, इट विल बी 750 माइनस 10 प्लस 60 माइनस 30, टोटल हो गया आपका 770 सीआर। दिस इज माय आंसर। जीडीपी एमपी इज 750 एंड एनएनपीएफसी इज 770 सीआर। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गया है आपको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सम के ऊपर आते हैं। कैलकुलेट क्या दिया है, नेट वैल्यू एडेड एंड नेशनल इनकम, यानी हमें निकालना है एनडीपीएमपी एंड एनएनपीएफसी, ठीक है। एनडीपीएमपी एंड एनएनपीएफसी। अब डेटा देखिए किस फॉर्म में दिया, आपको सेल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, सेल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां पे एक तरीका तो है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का, हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी दिया रहेगा तो उसको ले लेगा, सेल के फॉर्म में रहेगा तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेगा। एंड मैंने आपको बोला था कि जब भी कीवर्ड डोमेस्टिक रहेगा क्वेश्चन में तो उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ रहेगा, तो आप देखिए एक्सपोर्ट्स भी है, मतलब इसको भी ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक सेल्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, एंड साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया है, क्या ऐड करना होगा, जो रिमेनिंग स्टॉक है यानी चेंज इन स्टॉक। तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स इज 10,800 प्लस एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट इज 1100
एंड प्लस चेंज इन स्टॉक, ये रहा आपका चेंज इन स्टॉक यानी इंक्रीज इन स्टॉक 1200, 1200 कितना आ जाएगा 10,800 प्लस 1100 प्लस 1200, तो ये बन गया आपका 13,100। ठीक है, 13,100 आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब हम लोग क्या जानते हैं, हमें जीडीपी एमपी निकालना पड़ता है। जीडीपी एमपी विल बी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो क्या आ जाएगा 13,100 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है, ये रहा देखिए, एक तो दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी आएगा इंटरमीडिएट के अंदर में, डोमेस्टिक लिखा हुआ है यानी विद इन द कंट्री, और एक है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 3600 भी जाएगा जो विद इन द कंट्री से परचेज किया है, एंड जो बाहर से अब्रॉड से मंगाया है रॉ मटेरियल वो भी आएगा। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा 3600 प्लस 600 यानी 13,100 माइनस 3600 माइनस 600 करेंगे तो 8,900 आ जा रहा है, 8,900 आ जा रहा है जीडीपी एमपी। अब हमें निकालना है एनडीपी एमपी, तो हम लोग कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, वी नो दैट एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। यहां पे डीपी डीपी कॉमन है तो काट दिया, एमपी भी कॉमन है काट दिया, तो कुछ नहीं होगा, खाली ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, सो माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एनडीपी एमपी निकाल रहे जीडीपी एमपी से, डीपी डीपी एमपी एमपी कॉमन है तो सब कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, सो माइनस डेप्रीसिएशन होगा। सो 8,900 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन देखिए दिया हुआ है ऑफ फिक्स कैपिटल 450, सो माइनस करेंगे 450, 8,900 माइनस 450 विल बी 8540, 8540 सीआर, ये आ गया पहला आंसर। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हमें एनएनपीएफसी भी निकालना है, तो मैं यहां लिख देता हूं एनएनपीएफसी। किससे निकाल सकते हैं, एनडीपीएमपी से ही निकाल सकते हैं, एनडीपीएमपी से निकाल सकते हैं। जो कॉमन कॉमन है पहले कट कर देते हैं, एन एन कॉमन है कट हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे, सो प्लस एनएफवाई कर देंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट उसके बाद ये भी कट हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी कट हो गया, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, सो माइनस एनआईटी कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, एनडीपीएमपी था, अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं बचा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एनडीपीएमपी था 8540 जो हमारा आया 8540 प्लस एनएफवाईए, एनएफवाईए कितना दिया हुआ है देखिए -20 दिया हुआ है एनएफवाईए, सो ब्रैकेट में -20 एंड देन उसके बाद माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना है 300 दिया हुआ है 300, सो 8540 -20 -300 8130 इज योर आंसर। जगह नहीं है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, एनएनपीएफसी का आंसर आ रहा है 8130 सीआर, दिस इज माय सेकंड आंसर। ठीक है, 8130 सीआर। आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ गया है आपको। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करिएगा, ठीक है, पूछिएगा, मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। चलिए, ये भी हमें दिया हुआ है सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट में, तो सेक्टोरल वाला तो हमने सीख लिया है। क्या क्या दिया हुआ है, हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, हम लोग जानते हैं दैट जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लूंगा प्राइमरी सेक्टर का विच इज 900 प्लस सेकेंडरी सेक्टर का विच इज 800 प्लस टर्शरी सेक्टर का विच इज 400 ब्रैकेट क्लोज, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लूंगा प्राइमरी का 350 प्लस सेकेंडरी का 320 प्लस टर्शरी का 100 ब्रैकेट क्लोज। आओ इसको सॉल्व करो, 900 प्लस 800 प्लस 400 2100 माइनस 350 माइनस 320 एंड माइनस 100, सो ये आ जाएगा 1330 सीआर, जीडीपीएमपी आ गया 1330 सीआर पहला आंसर। दूसरा हमें नेशनल इनकम निकाल रहा है, मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है, किसमें से, जीडीपीएमपी से, राइट। सो ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, माइनस डेप्रीसिएशन करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हैं, प्लस एनएफवाईए करेंगे, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हैं, सो माइनस एनआईटी कर देंगे।
सो 1330 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 80 प्लस एनएफवाई कितना दिया है, एनएफवाई इज 85 एंड माइनस एनआईटी 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 नहीं दिया है, एनआईटी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो आप जीरो ले लोगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि नहीं दिया है तो मैं क्या करूं, जीरो ले लेने का और कुछ नहीं करने का है। ठीक है, सो 1330 माइनस 80 एंड प्लस 85, सो आंसर आ जाएगा आपका 1335 CR इज माई आंसर, माई सेकेंड आंसर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है आपको कैसे बनाना है सम। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, ए और बी के फॉर्मेट में। नाउ ये फर्म के फॉर्मेट में दिया है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, पहले ए का काम कर लेंगे, फिर बी का काम कर लेंगे, एंड देन लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे हमारा जीडीपी एमपी निकालने के लिए। बेसिकली हमें यहाँ पे निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी, जो भी आप बोलो। ठीक है, जीवीएमपी या जीडीपी एमपी। तो हम लोग यहाँ पे फर्म ए कर लेंगे क्योंकि ए के फॉर्मेट में दिया है, एंड देन यहाँ पे फर्म बी कर लेंगे। पहले ए का काम कर लेंगे, फिर बी का काम कर लेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले ए को पकड़ते हैं, ए को पकड़ते हैं। ए के फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, एंड चेंज इन स्टॉक दिया है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड क्योंकि चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो फर्म ए का सेल्स कितना हो रहा है 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना आ जाएगा, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इज 50, ओपनिंग स्टॉक इज 100, सो ये हो जाएगा -50, राइट। सो दिस विल बिकम योर 950, फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब फर्म ए का अगर ग्रॉस वैल्यू निकालना हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना हो फर्म ए का, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे फर्म ए का। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के वैल्यू ऑफ आउटपुट आया 950 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो जाएगा फर्म ए का, देखो दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए, ये उसका इंटरमीडिएट है 500 विच बिकम्स 450। तो फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड 450 आ जाएगा। अब फर्म बी का बारी, ठीक है, ए का हो गया, बी का बारी। बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बी किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखो 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 देखो, खोजो खोजो खोजो, सेल्स बाय बी, सेल्स बाय बी कहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स होना चाहिए ना कहीं पे। कहाँ गया भाई, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है मुझसे क्वेश्चन उतारने में, डोमेस्टिक सेल्स भी होना चाहिए जो कि मिसिंग है। हाँ, डोमेस्टिक सेल्स में डालना भूल गया हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर या नीचे कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक सेल्स बाय बी, डोमेस्टिक सेल्स बाय बी कितना आएगा, कितना दिया है बुक में क्वेश्चन, डोमेस्टिक सेल्स बाय बी 2000 रुपीज 2000। सो फर्म बी का अगर इस बार बात करें, आई होप आपने फर्म ए वाला देख लिया है, नहीं देखा है तो आप रिवाइंड कर लीजिए देखने के लिए। तो फर्म बी के लिए हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स लेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक लेंगे, ठीक है, चेंज इन स्टॉक लेंगे। कितना है डोमेस्टिक सेल्स फर्म बी का दिया हुआ 2000, उसके बाद चेंज इन स्टॉक ऑफ बी दिया है -200। अच्छा एक्सपोर्ट पहले देख लेते हैं, एक्सपोर्ट बाय बी दिया हुआ है 70 एंड प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है -200, तो कितना आ जाएगा 2000 प्लस 70 -200, इट विल बी 1870। एंड उसके बाद ग्रॉस
ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए फर्म बी का हम लोग करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो 1870 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो कितना है, ये रहा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय बी। सो 120 minus 120, it will be 1750। ठीक है। सो अब हमें अगर जीडीपी एमपी निकालना है, तो फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड और फर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड को अगर ऐड कर दे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो मैं ए का दोबारा से निकाल लेता हूं। ए का मैं ले लूंगा सेल्स विल बी 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक था -50 आ रहा था, 950 हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी 500, ए का 450 आ रहा था, राइट। ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ए आ रहा था 450। तो अगर मुझे जीडीपी एमपी चाहिए तो मैं ए और बी दोनों को ऐड कर ले रहा हूं जीडीपी एमपी के लिए, यानी ए का है 450 एंड बी का आ रहा है 1750 प्लस 1750, इट विल बिकम 2200। अब इसमें से अगर आपको नेशनल इनकम पे आना हो तो आप माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई एंड माइनस एनआईटी कर दोगे तो आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद 7 सम, ये भी हमें सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में दिया है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि पूरा डेटा दिखे। चलो तो बनाते हैं। हमें क्या क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो आ जाइए, हम लोग जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीडीपी एमपी कैसे आप निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी का कितना दिया है 800 प्लस सेकेंडरी का कितना दिया है 200 प्लस टर्शरी का कितना दिया है 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी का दिया है 400 प्लस सेकेंडरी का दिया है 100 एंड प्लस टर्शरी का दिया है 50। ठीक है, माइनस कर दो, देखो कितना आ रहा है, ये 800 है। सो 1300 माइनस 550, इट विल बी 750। 750 आ गया जीडीपी एमपी। अब इससे हमें नेशनल 750 करोड़ हमारा पहला आंसर आ गया। इससे हमें नेशनल इनकम पे आना है यानी एनएनपीएफसी पे आना है, किससे, जीडीपी एमपी से। सो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफवाईए एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तो माइनस एनआईटी। कितना आ जाएगा 750 माइनस डेप्रिसिएशन, देखो कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है 80 प्लस एनएफआईए कितना दिया है, एनएफआईए नहीं दिया है बट रिसीव दिया है और पेड दिया है। सो रिसीव 10 है, पेड 20 है, सो एनएफआईए हो जाएगा रिसीव माइनस पेड विच इज -10। सो एनएफआईए विल बी -10 एंड माइनस एनआईटी, एनआईटी नहीं दिया है बट आईटी दिया है, आईटी 50 है और सब्सिडी 20 है, सो एनआईटी 30 हो जाएगा। करो, आपका आंसर आ जाएगा 750 माइनस 80 माइनस 10 माइनस 30, इट विल बी 630 करोड़। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेशनल इनकम का एनएनपीएफसी का। एंड बस आई थिंक ये लास्ट सम है, एक लास्ट सम बचा, हमें निकालना है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमें एनडीपीएफसी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं, पहला दिया है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड। ड्यूरेबल मतलब जिसको आप बार बार यूज करते हो, मतलब ये फिक्स कैपिटल हुआ, राइट। ये फिक्स कैपिटल हुआ जिसका वैल्यू है 10 लाख विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। मतलब इस 10 लाख की मशीन को 10 साल के लिए चलाया जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं उसके टाइम स्पैन से तो मुझे मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा विच इज 1। सो दिस 1 इज माई डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ आया। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर, मतलब जो भी मशीन है 10 साल तक चलना है, जिसका वैल्यू 10 है, 10 लाख है। तो अगर मैं उसको 10 साल से डिवाइड कर दूं तो 1 लाख का मेरा हर साल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ जा रहा है या डेप्रिसिएशन वैल्यू आ जा रहा है। सिंगल यूज यानी ये वन टाइम यूज है प्रोड्यूसर गुड, मतलब कि ये रॉ मटेरियल हुआ, यानी कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, कि ये गुड्स इंटरमीडिएट है। इसके अलावा सेल्स दिया है एंड अनसोल्ड आउटपुट मतलब चेंज इन स्टॉक दिया है और टैक्सेस दिया हुआ है। तो आ जाओ निकाल लेते हैं हम लोग। वी नो दैट जीडीपी एमपी
is value of output minus intermediate consumption. And value of output हमें किस फॉर्मेट में दिया है? We know that value of output is equal to sales plus change in stock. Sales plus change in stock. Sales कितना है? Sales दिया है 20. Change in stock कितना है? Unsold stock दिया है 2. So ये हो जाएगा 22. उसके बाद हमें जीडीपी एमपी निकालना है. सो जीडीपी एमपी आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज 22 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज 5. कितना हो गया? 17 हो जाएगा ना. 22 माइनस 5 विल बी 17. और हमें निकालना है एनडीपीएफसी. तो हम लोग जानते हैं कि एनडीपीएफसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपीएमपी से. कैसे? ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं, सो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे. डोमेस्टिक सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, काट देंगे. पीपी सेम है, काट देंगे. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ रहे हैं, सो माइनस एनआईटी हो जाएगा. राइट. सो जीडीपी एमपी है 17 माइनस डेप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है 1 आएगा और माइनस एनआईटी. एनआईटी नहीं दिया है, मतलब सब्सिडी नहीं दिया है, खाली टैक्सेस दिया है. तो सब्सिडी को मैं 0 मान लूंगा इज इक्वल टू 0. सो एनआईटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 विल बी 1. राइट, 1. So your final answer will be 15 lakhs. This is your final answer. जो हमें दे दिया value of net domestic product at factor cost. I hope that is clear. And with this we complete our value added method. मैंने सारे type के numerical करा दिए हैं. Now जब मैं revision वगैरह करूंगा तब उसमें मैं और कुछ नए numericals भी लेके आऊंगा and I'll try to solve that as well. ठीक है. सो आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड समझ में आ गया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से ड्रॉप करिएगा. एंड आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियो. इफ यू आर देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय.